दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। और आज जनहित की शुरुआत उस बड़ी खबर से जिसे सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप एक बार फिर वेल डन इंडियन आर्मी बोल पड़ेंगे। आपको इतना मजा आने वाला है कि हो सकता है इस खुशी में आप डिनर में 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएं, क्योंकि यह खबर ही कुछ ऐसी है। पाकिस्तान पर एक्स्ट्रा मजा देने वाली खबर। अभी तक आपको यह खबर थी कि भारत ने पाकिस्तान के कुल 20 ठिकानों पर हमला किया था, 9 आतंकी अड्डों पर 6-7 मई की रात को, उसके बाद 11 सैन्य अड्डों पर 9-10 मई की रात को। लेकिन आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि भारत ने पाकिस्तान में 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर हमले किए थे। जितना आपको और हमें अंदाजा है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को कूटा गया है। जितना धुआं आपने पाकिस्तान के शहरों में बीते दिनों देखा, उससे कहीं ज्यादा उसे धुआं किया गया है। और इसमें विशेष प्रसन्नता का कारण यह है कि पाकिस्तान के एक्स्ट्रा पिटाई का यह दावा भारत का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान का है। आज पाकिस्तान ने खुद पूरी दुनिया को बताया है कि साहेब, भारत ने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत मारा है। हर एंगल से, हर हथियार से मारा है। आज पाकिस्तान ने एक डॉजियर जारी किया जिसमें खुद ही अपनी सारी चोटें दुनिया को वो दिखा रहा है। अपने शहरों की, सैन्य अड्डों की सारी बिगड़ी हुई शक्लें खुद ही बता रहा है। हालांकि 18 पन्नों के इस डॉजियर के आखिर में पाकिस्तान ने लफाजी भी किए हैं। आप उसका भी आनंद जरूर लीजिएगा। पाकिस्तान का 18 पन्नों का पूरा डॉजियर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 6 मई की रात से 9 मई की रात तक पाकिस्तान की पिटाई की पिक्चर फिर देख लें। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इनमें कौन कौन से दृश्य छूट गए थे और कहां का धुआं आपने मिस किया। वैसे कुछ लोगों की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत होती है। सिंपैथी के लिए वो एक की 4 बात बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में यह अच्छा है कि उसने खुद ही बता दिया कि उसकी कितनी तबीयत से धुलाई की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले 2 दिन 7-8 मई को भी पाकिस्तान में जमकर धुआं उठा था। ये तस्वीरें उसी अफरा तफरी की हैं, लेकिन तब पाकिस्तान इसे कबूल नहीं कर रहा था। ये भी भारत का हमला है। अब 3 हफ्ते बाद उसने कबूला है कि भारत ने सिर्फ 28 हमले नहीं किए, उनके अलावा 8 और जगहों पर उसकी धुलाई की थी। अब इन 8 जगहों के पते ठिकाने आप नोट कर लें, जो खुद पाकिस्तान ने अपने डॉजियर में नाम सहित बताए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया है कि भारत ने कराची से सटे जांग पर हमला किया था। डॉजियर के मुताबिक सिंध के ही एक और शहर हैदराबाद में भी हमला किया था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का सबसे बड़ा शहर है पेशावर। पाकिस्तान ने यहां पर भी हमले की बात कबूली है। डॉजियर में बताया है कि उसके पंजाब प्रांत के गुजरावाला में भी भारत ने हमला किया था। पाकिस्तान के छोर शहर में भी हमला हुआ था, जो भारत के पुंछ से 76 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के गुजरात जिले में भी भारत की ओर से हमला किया गया था, जो जम्मू से 73 किलोमीटर की दूरी पर है। बहावलपुर के साथ पाकिस्तान में बहावल नगर भी है। यहां भी भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त हमले में वहां पर भारी तबाही मचाई गई। 7 और 8 मई के दरमियानी पाकिस्तानी के सारे इलाके दहशत में थे। आसमान से मौत बरस रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रोन्स किस दिशा से आ रहे हैं और ऐसे कितने ड्रोन्स अभी और आने वाले हैं। यह पाकिस्तान की उस हरकत का जवाब था जो उसने 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में कई 100 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन भेजकर भारत ने बता दिया कि पहलगाम का हमला अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। अब बारी बारी से देखिए कि 7-8 मई के इस हमले के बाद पाकिस्तान की सांस कैसे ऊपर नीचे हो रही थी।
कुछ लोगों की मैंने आपको जैसे कि जानकारी दी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कराची, गुजरावाला और बहावलनगर, ये 3 वो हिस्से हैं जो पाकिस्तान के कबूलनामे की वीडियो गवाही आपके सामने रख रहे हैं। और यहां पर जबरदस्त तबाही भारत की ओर से मचाई गई थी। हालांकि हिंदुस्तान की ओर से पहले ही ये बात साफ कर दी गई है कि पाकिस्तान को इस बार जो सबक सिखाया गया है, आगे आने वाली तमाम पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। जिन 8 नए ठिकानों में पाकिस्तान ने भारत के हमले की बात कबूली है, उनमें से ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर कराची के जाग की है, दूसरी तस्वीर गुजरावाला की और तीसरी तस्वीर बहावलनगर की। पाकिस्तान खुद पर्दे उठा उठाकर दुनिया को बता रहा है कि भारतीय सेना मारती है तो कितनी बुरी तरह से पीटती है। अब बारी बारी से दिखा देते हैं इन हमलों के बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना की दहशत कैसी रही, किस तरह का शोर वहां पर मचा था। 7-8 मई को ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें पाकिस्तान के गुजरावाला की हैं। देर रात गुजरावाला के आसमान में ड्रोन गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पहले लोगों को लगा कि ये मिसाइल अटैक है, बाद में पता चला कि ये ड्रोन अटैक था। लोग सारी रात वहां पर सो नहीं पाए थे। हम छत पे गए थे तो बिजली की कड़कने की आवाज़ आ रही थी। हमने देखा कि जाके छत पे बिजली की आवाज़ है कि कोई मिसाइल वगैरह तो नहीं लगा। तो हम गए हैं तो मेरी आंखों के सामने जो है ना मिसाइल इस तरह से आया, तो वो नहर की तरफ जो है ना गिराया गया। धमाके की आवाज़ आई है फुल। अब ये नहीं पता कि किस जगह पे गिरा, लेकिन धमाके की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई। खुद के मेरे सामने, आंखों के सामने इधर वो आया, नजर आया, उसने फुल धमाका किया। चश्मदीद का बयान आपने सुन लिया है और ये गुजरावाला की ही सुबह 4 बजे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में धमाके की तस्वीर तो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन उसे फुटेज में धमाके की तीव्रता का असर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दिख रहा था। गुजरावाला में यह धमाका पाकिस्तान आर्मी की 30 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास में हुआ था। अब 7-8 मई को कराची में हुआ ड्रोन धमाका देखिए। कराची में ड्रोन अटैक के बाद 2 मंजिला इमारत के खंडहर में तब्दील होने की तस्वीर सामने आई। ये साफ नहीं हुआ है कि ये किस तरह का अड्डा था, लेकिन ड्रोन ब्लास्ट में इस इमारत की छत पूरी तरह से तबाह हो गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। अपनी फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पूरा इलाका सील करके अपने कब्जे में ले लिया था। लोगों को सुनिए जो खुद बता रहे हैं कि उनमें किस तरह का खौफ उस वक्त घर कर गया था। ये सोलर भी तोड़ दिए ये सारे भाई, इसका बहुत जोर होता है, मजाक तोड़िए। जब इसकी ऐसी की देसी गरी सोलर गया है। अपने डोजियर में पाकिस्तान ने बहावलनगर में भी भारत के हमले की बात कही है। माना जा रहा है बहावलनगर में भी कई ड्रोन से हमला हुआ था। डर के मारे पाकिस्तान के फौजी रात भर बंकर में छिपे रहे। सुबह एक ड्रोन लोगों को पास के खेत में भी पड़ा दिखा। हालांकि डोजियर में पाकिस्तान ने 7-8 मई के नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया है। हो सकता है कुछ दिन में खुद ही वो कबूल कर ले कि इसमें उसके कितने आतंकवादी मार गिराए गए। आपने देखा कि भारत जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा था तो लगे हाथ सबूत भी दिखा रहा था। 6 मई की रात 9 आतंकी अड्डों पर अटैक किया तो 7 मई की सुबह ही इसके सबूत दिखा दिए गए। ऐसे ही 9 मई की रात पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिट्टी में मिलाए तो अगली सुबह इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया को हमने दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान हवा में बातें करता रहा। उसने भी भारत का ये नुकसान किया, वो नुकसान किया, लगातार बताने के लिए उसके तमाम हुक्मरान सामने आ रहे थे, लेकिन दिखाने को सबूत के तौर पर उसके पास कुछ भी नहीं था। खुद पाकिस्तान के लोग पूछ रहे थे कि भारत ने तो सबूत दिखा दिए, तुम्हारे फोटो और वीडियो कहां हैं? पाकिस्तान आर्मी की बोलती उस वक्त बंद थी। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर।
पीछे क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। भारत के इमेजेस रिलीज कर रहा है। अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी किया? लेकिन अब देखिए कि 3 हफ्ते बाद इस 18 पन्नों के डॉजियर के सेकेंड पार्ट में पाकिस्तान ने कितनी लंबी लंबी डींगे हाँकी हैं। इधर से फोटो उठाकर उन्हें क्रॉप करके कट पेस्ट किया गया है। डॉजियर के 14वें से 17वें पन्ने तक पाकिस्तान ने कई फर्जी तस्वीरें चिपकाकर उन्हें भारत के सैन्य ठिकाने, हवाई ठिकाने और ऑर्डिनेंस भंडार बताकर तबाह करने का दावा किया। पहले जरा झूठे दावे देख लेते हैं जो उसने किए हैं, उसके बाद रियल पिक्चर आपके सामने रखेंगे। झूठ नंबर 1, फतह 1 और फतह 2 मिसाइलों से भारत के 26 सैन्य अड्डे तबाह किए। झूठ नंबर 2, भारत के 3 राफेल, 1 सुखोई, 1 मिग-29 यानी कुल 5 विमान मार गिराए। झूठ नंबर 3, आदमपुर और भुज एयरबेस पर भारत के S-400 एयर डिफेंस नष्ट कर दिए। झूठ नंबर 4, ब्यास और नगरोटा में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज नष्ट कर दिया गया। झूठ नंबर 5, उरी फील्ड सप्लाई डिपो, पुंछ रडार स्टेशन और सैन्य कमान नष्ट कर दी। इसके आगे झूठ की फहरिस्त अभी और लंबी है। 6वां झूठ, पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने भारत के भेजे हुए 84 ड्रोन्स को मार गिराया। 7वां झूठ, पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत के प्रमुख शहरों और सैन्य अड्डों पर मंडराते रहे। और अभी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आपको सिर्फ इतने ही झूठ पाकिस्तान के दिखा रहे हैं। 7 झूठ और सातों के सातों सफेद झूठ हमने आपको बता दिए। और अब हम इन पाकिस्तान के हर झूठ की रियलिटी से आपको रूबरू करवाते हैं। शुरुआत आदमपुर और भुज एयरबेस से, जिसे लेकर पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने इन दोनों बेस पर S-400 को तबाह कर दिया। जिस आदमपुर एयरबेस को लेकर पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है, उसकी पोल प्रधानमंत्री मोदी अपने 13 मई के आदमपुर एयरबेस के दौरे में यानी पहले ही खोल चुके हैं। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस में भाषण दिया, तब बैकड्रॉप में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, जबकि पाकिस्तान अपने डॉजियर में इसी S-400 को नष्ट करने का दावा कर रहा है। झूठ पाकिस्तान का आपके सामने है। पाकिस्तान ने S-400 को नुकसान पहुंचाया तो 13 मई को प्रधानमंत्री के पीछे ये S-400 कहां से आया? पीएम ने उस दिन आदमपुर एयरबेस से ही पाकिस्तान को S-400 की ताकत बता दी थी। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आज तक नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण बयान इसके पहले भी आप तक पहुंचाया था, और आज जब पाकिस्तान का डॉजियर सामने आया है तो इस बयान को आप तक पहुंचाना और बताना बेहद जरूरी था। आदमपुर एयरबेस के साथ भुज एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी पाकिस्तान का दावा कुछ ऐसा ही है। 16 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में थे। पाकिस्तान ने अपने डॉजियर में लिखा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में भुज एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, जबकि हफ्ते भर के भीतर भुज एयरफोर्स स्टेशन में रक्षा मंत्री की मौजूदगी पाकिस्तान के दावों की पोल खोल चुकी है। पाकिस्तान में डॉजियर में अगला झूठ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है।
जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए, उस पर भी पाकिस्तान की ओर से झूठ बोला गया। पाकिस्तान अपने डोजियर में दावा करता है कि उसने ब्यास और नगरोटा में हमला करके ब्रह्मोस का स्टोरेज तबाह कर दिया। डोजियर में फर्जी किस्म के नक्शे पाकिस्तान की ओर से दिखाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये भूल गई कि ब्रह्मोस ने ही उसकी पाकिस्तानी आर्मी को, एयरफोर्स को बुरी तरह से मिट्टी में मिलाया। खुद उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 4 दिन पहले ही कबूला है कि उनकी तबाही का असर हथियार ब्रह्मोस थी। 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided at 4:30 in the morning after Fajr prayers, but before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. वैसे पाकिस्तान के झूठे डोजियर का एक और झूठा दावा देखें। पाकिस्तानी आर्मी का दावा है कि उसने पुंछ और उरी में भारत के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इसे दिखाने के लिए भी फर्जी तस्वीरें डोजियर में चिपकाई हैं, जबकि बीएसएफ बॉर्डर पर पाकिस्तान में तबाही मचाने की पूरी फिल्म ही पहले ही जारी कर चुकी है। 5 मिनट की इस फिल्म में बीएसएफ ने पूरा हिसाब दे दिया था कि पाकिस्तान की 125 से ज्यादा चौकियां और अग्रिम चौकियां उसने तबाह कर दी और पाकिस्तान को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया था, लेकिन उसके ऑपरेशन का हाल दुनिया को पता है कि 9-10 मई की रात के हमले के कुछ ही घंटों में पाकिस्तान खुद सीज फायर के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा था। इस डोजियर से यह भी साफ हो गया है कि डोजियर कैसे बनाया जाता है। पाकिस्तान को अभी ये नहीं आता। पाकिस्तान ने डोजियर में झूठ बोला कि उसके ड्रोन्स भारत के प्रमुख शहरों और अहम सैन्य ठिकानों के ऊपर मंडरा रहे थे। सच्चाई यह है कि भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान से आए हर ड्रोन्स को मार गिराया। 7-8 मई की रात पाकिस्तान की ओर से 400 से ज्यादा ड्रोन्स जम्मू से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक पाकिस्तान ने भेजे थे। भारत ने सभी को मार गिराया था। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के डोजियर का एक और सबूत झूठ दिखा देते हैं आपको। उसका आरोप है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के स्पेस में 57 अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। ये चीन, यूएई, सऊदी अरब, कतर के प्लेन थे, जबकि तथ्य यह है कि पाकिस्तान खुद इन विमानों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपना एयर स्पेस अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए जानबूझकर खुला रखा था। वो अपने और दूसरे देशों के नागरिकों की जान से खेल रहा था। भारत को ही बेहद संयम से जवाब देना पड़ा। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। पाकिस्तान घड़ी के हिसाब से हमसे आधे घंटे पीछे है, लेकिन उसकी आर्मी 40 घंटे पीछे चलती है। पाकिस्तानी आर्मी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 48 घंटों में भारत को घुटनों पर लागी देगी, लेकिन हुआ ये कि भारत ने सिर्फ 8 घंटे में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। सिंगापुर से लौटकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी सुनाई है। आप भी सुनिए। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and
In some manner, they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. सीडीएस को आपने सुन लिया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान को याद दिला चुके हैं कि उसे रास्ते पर लाना भारत के लिए बस 22 मिनट का काम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो कहा था कि पाकिस्तान को निपटाना भारत के लिए उतनी ही देर का काम है जितनी देर में भारतीय चाय नाश्ता निपटाते हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि भारत ने 6, 7 मई और 9, 10 मई को पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट, एक C-130 एयरक्राफ्ट और एक अवैक्स टोही विमान को मार गिराया था। पाकिस्तान के नुकसान का नया आकलन सामने आया है। पाकिस्तान को हुए नुकसान पर यह बड़ी जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान ढेर हुए। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, अब एक एक करके वो तमाम परतें खुल रही हैं कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी चोट भारत की ओर से दी गई है। बिल्कुल चित्रा, लगातार इस तरह का जो जानकारी है वो मिल रही है कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। हम जानते हैं कि 11 एयरबेस तो उसके हमने पहले ही इसके बारे में खुद भारत ने ओपनली जो है डिस्क्लोज किया है, लेकिन अब ये जानकारी जो नहीं आई है, ये नया आकलन किया गया है। जितना भी ओपन सोर्स में जितनी इंफॉर्मेशन है, वीडियोज है, सैटेलाइट इमेजेस जितनी है, उन सबका आकलन जो है भारत ने किया है, भारत की सेनाओं ने किया है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कम से कम जो 6 फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट जो थे वो तबाह किए गए थे। इनमें से 2 के बारे में माना जा रहा है कि 6 और 7 मई को जो डॉग फाइट हुई थी भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट के बीच में, उसमें हुए थे। इसके अलावा एक टोही विमान भी उनका गिराया गया था। और साथ ही जो 9 और 10 मई की रात को भारत ने जो एयरबेस पर अटैक किए, उस दौरान जो वहां खड़े हुए थे, हैंगर्स में खड़े हुए थे उनकी, या बाहर ओपन में खड़े हुए थे फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट, जिसकी वीडियोज भी हमने देखा कि आए थे। एक C-130 जो एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसके जलने का वीडियो भी आया था। उन सबको इकट्ठा करके ये जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट और साथ ही जो है उनके 10 के करीब जो कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं उनको मार गिराया गया। बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक C-130 एयरक्राफ्ट और इसके साथ एक इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को भारत ने, एक एक करके तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यकीनन भारतीय सेना ने जो बड़ी चोट उसको दी है, आगे आने वाले वक्त तक पाकिस्तान को लगातार ये सताता रहेगा और उम्मीद यही कि दोबारा वो पहलगाम जैसी हिमाकत नहीं करेगा। जैसे और जानकारी खबर निकलकर सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही गर्मागर्म सियासत की। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 और पार्ट 2 में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो कहानी आपने देख ली। अब इस कहानी को लेकर देश में खूब सियासत हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सवालों की बौछार कर रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन अब धीरे धीरे करके वापस लौटने लगा है, दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने को लेकर इनकी चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता सरकार के खिलाफ सवालों की लिस्ट फहरिस्त लेकर खड़े हुए हैं। आज 16 विपक्षी दलों ने मीटिंग करके प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी है। मांग की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। जिन 16 राजनीतिक दलों ने सरकार से यह मांग की है उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, आरएसपी, जेएमएम, वाईसीके, केरल कांग्रेस, एमडीएमके और आईयूएमएल के नेताओं के दस्तखत हैं। मीटिंग के बाद विपक्षी दलों के 5 नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी और देश को बताया कि आखिर संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जाना चाहिए।
संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष जिन पुरानी बातों का हवाला दे रहा है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अब ये जाने कि ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही सियासत से कैसे विपक्षी खेमे में फूट पड़ गई है। आज 16 दलों के नेताओं ने बैठक की, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन इस मीटिंग में विपक्ष के 2 बड़े दल शामिल नहीं हुए। एक तो आम आदमी पार्टी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस जिस भी गठबंधन का हिस्सा होगी उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने अलग से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। विशेष सत्र की मांग उस चिट्ठी में पार्टी की ओर से की गई है। आपने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी ओर शरद पवार की एनसीपी का भी कोई प्रतिनिधि आज विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुआ। सुप्रिया सुले खुद डेलीगेशन के साथ बाहर हैं, लेकिन पार्टी के और किसी भी दूसरे नेता ने चिट्ठी पर दस्तखत नहीं किए। यहां समझने वाली बात यह भी है कि शरद पवार खुद कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत ठीक बात नहीं है। वो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत नहीं करना चाहते। आगे बढ़ते हुए आपको सुना देते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह गठबंधन की बैठक और विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिया ब्लॉक जो था वो मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव में वो इंडिया ब्लॉक का प्रयोग हुआ। उसके कारण 240 सीटें इंडिया ब्लॉक की आई भी उस वक्त। अभी जो मुद्दा है इसमें हम भी सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है, जो लोगों के मन में बार बार कचोट रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर कैसे कर दिया। हम भी चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाकर उसमें सरकार के द्वारा जवाब दिया जाए। बाकी रहा इंडिया ब्लॉक की बात तो वो सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। वैसे सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि विशेष सत्र बुलाने का कोई इरादा नहीं है। अगले महीने मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। माना जा रहा है सरकार उसी सत्र में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सदन में रखेगी। लेकिन अभी देश में विपक्ष माहौल बना रहा है, सरकार पर सवाल उठा रहा है। आज भोपाल पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर से ट्रंप का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। आगे बढ़ते हुए अब आपको संसद के विशेष सत्र के बारे में जानकारी देते हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। संसद के सत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला बजट सत्र, मॉनसून सत्र और साल के अंत में शीतकालीन सत्र होता है। इनके अलावा विशेष मौकों पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। वैसे कोई परंपरा इसकी नहीं है, लेकिन देश में अलग अलग मौकों पर अब तक 12 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। मोदी सरकार ने अब तक 3 बार विशेष सत्र का आयोजन बुलाया गया। साल 1962 में चीन से युद्ध के बाद तत्कालीन विपक्ष जिसके नेता जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने विशेष सत्र की मांग की थी, जिसके बाद 1962 के नवंबर महीने में विशेष सत्र का आयोजन हुआ था। विपक्षी दल इसी सत्र का हवाला देकर मौजूदा वक्त में मांग कर रहे हैं कि सरकार की ओर से विशेष सत्र बुलाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया था। जासूसी के इस जाल में पहली बार कोई पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। राजस्थान की पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो राज्य के मंत्री रह चुके सालेह मोहम्मद का पीए रहा है। इस आरोपी की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी जासूसी के नेटवर्क के नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जासूसी के आरोपी में गिरफ्तार शकूर खान को पुलिस ने जयपुर की अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे पुलिस की रिमांड में भेजा गया। पिछले महीने की 28 तारीख को ही पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था। कल रात गिरफ्तार किया गया। आज अदालत ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है। अब पुलिस इससे पूछताछ करके जासूसी की पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी शकूर खान दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायुक्त में तैनात वीजा अधिकारी दानिश खान के संपर्क में था। पिछले महीने ही जासूसी के नेटवर्क का भंडाफोड़ होने के बाद दानिश को पाकिस्तान वापस भेजा गया था। इसी दानिश के जासूसी नेटवर्क में हरियाणा की रहने वाली ज्योति और पंजाब की रहने वाली गजाला भी शामिल थी।
जिन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। जैसलमेर के रहने वाले शकूर खान के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि आईएसआई को खुफिया सूचनाएं मुहैया कराता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने पाकिस्तान को जानकारियां दी। जैसलमेर में 28 तारीख को शक के आधार पर इससे पूछताछ की गई। मोबाइल की जांच के दौरान संदिग्ध वीडियो और सूचनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया और फिर जयपुर लाकर पूछताछ शुरू की गई। शकूर खान कांग्रेस के विधायक और तत्कालीन मंत्री सालेह मोहम्मद का पीए रह चुका है। जैसलमेर के जिला रोजगार दफ्तर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात है। इसके मोबाइल फोन से कई संदिग्ध वीडियो और पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। जानकारी ये सामने आई है कि शकूर पिछले कुछ सालों में 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। सरकारी कर्मचारी होते हुए शकूर खान पिछले कई सालों से पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव के तौर पर भी काम देखता था। शकूर खान की गिरफ्तारी अहम इसलिए भी है क्योंकि ये बॉर्डर के इलाके का रहने वाला है। जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। जिस पोखरण के विधायक रहे सालेह मोहम्मद के साथ शकूर जुड़ा रहा, सामरिक रूप से वो पोखरण बेहद संवेदनशील इलाका है। सालेह मोहम्मद अभी विधायक नहीं है। 2023 में वो पोखरण से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। बताया जा रहा है सालेह जब विधायक रहे तब तक शकूर उनके साथ जुड़ा रहा। ऐसे में शकूर की वजह से सालेह मोहम्मद भी सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी के नेता जासूसी के केस में सालेह की भूमिका की भी जांच की मांग करने लगे हैं। सरकार कह रही है कि सालेह की भूमिका की जांच जरूर कराई जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ में वो छाया की तरह रहा है। क्या उनको पता नहीं लगा कि मेरे पास रहने वाला व्यक्ति कौन सी गतिविधियों में सम्मिलित है अथवा मेरे पास रहने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? तो ये तो जांच का विषय और चिंता का विषय, निंदनीय विषय भी है। उनके साथ में विदेश यात्रा कर रहा है। देखो, कानून से कोई बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ही सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ में कार्रवाई करने से भजनलाल जी की सरकार कभी नहीं डरेगी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद की छवि भी दागी रही है और बिना उनकी मर्जी के शकूर खान देश की खुफिया जानकारी आईएसआई तक नहीं पहुंचा सकता। फिलहाल जासूसी के केस में पॉलिटिकल लिंक की एंट्री ने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस कह रही है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई भी मामला आता है, सरकार जो भी होती है वो मुकदमा दर्ज करके या जांच करके जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी का पीए रहना, किसी के स्टाफ में काम करना या किसी सरकार के समय में वो अधिकारी पोस्टेड होना, उससे उस सरकार का, उस मंत्री का, उस विधायक का कोई दोष साबित नहीं हो जाता है। कि निष्पक्ष रूप से जांच करें और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम एजेंसियों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम जहां भी वो मदद चाहें वो मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हम किसी का भी कोई ये नहीं, कोई गलत काम करता है उसका कांग्रेस कोई पक्षधर है, कतई नहीं। एबीपी न्यूज के पास शकूर खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी मौजूद है। एफआईआर के मुताबिक 28 मई को जब पूछताछ के लिए शकूर को पुलिस ने बुलाया तब उसके पास 3 मोबाइल फोन थे। पुलिस ने मोबाइल फोन के डेटा की जब पड़ताल की तो उसमें कई संदिग्ध फोन नंबर मिले। कुछ चैट और वीडियो डिलीट किए गए थे। डेटा रिट्रीव करने के लिए मोबाइल को भेजा गया है और जब रिपोर्ट आई तो जानकारी बेहद हैरान करने वाली निकली। सामरिक ठिकानों के फोटो और वीडियो दानिश के मोबाइल पर भेजे गए थे। कई संवेदनशील जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर के नंबर पर भेजे गए थे। पाकिस्तानी हैंडलर से हुई बातचीत की जानकारी भी जांच टीम को मिली है। आईएसआई से जुड़े 13 अलग अलग लोगों के संपर्क में रहने की जानकारी सामने आई है। सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजे जाने की बात भी सामने है। कुछ और लोगों को पाकिस्तान का वीजा दिलवाने में इसने मदद की थी। इन खुलासे के बाद ही इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में रहने के दौरान ये वहां पर आईएसआई के एजेंट और हैंडलर से मिल चुका है। उन्हीं के कहने पर संवेदनशील जानकारियां पहुंचाया करता था। जैसलमेर और पोखरण का इलाका देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। पोखरण में ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। जैसलमेर शहर से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा लगती है। तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर है। इस बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान हर युद्ध में भारत से मार खा चुका है। ऐसे में इस इलाके की संवेदनशील जानकारी देकर शकूर खान ने न सिर्फ देश से गद्दारी की है बल्कि देश की सुरक्षा को खतरे में भी डाला है। राजस्थान के जैसलमेर में आने वाले पोखरण रेंज में सेना का युद्धाभ्यास चलता रहता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर इस इलाके में सेना के शौर्य के गवाह बने। पोखरण की एक छोटी सी तस्वीर, छोटा सा वीडियो आपके सामने रखते हैं कि ये इलाका हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा अहम है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। इन्हीं संवेदनशील इलाके और सेना के मूवमेंट के बारे में शकूर खान ने पाकिस्तान को जानकारी भेजी थी। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और खुलासे होंगे। देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ना तो आसान है, लेकिन देश के अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ना, उन्हें पहचानना बेहद चुनौती भरा काम। लेकिन मसला देश की सुरक्षा का हो तो एजेंसियां चुनौतियों से लड़ती हैं, भिड़ती हैं और फिर दुश्मन के हाथ खेलने वालों की गर्दन तक भी जा पहुंचती हैं। राजस्थान में शकूर खान की गिरफ्तारी हुई तो पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने गगनदीप सिंह गगन नाम के जासूस को पकड़ा है। इसके मोबाइल से आईएसआई से जुड़े 20 एजेंट के नंबर मिले हैं। एबीपी न्यूज को पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गगन ने पाकिस्तान को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल से संबंधित जानकारियां और तस्वीरें आईएसआई को भेजी थीं। इससे पहले वो सेना की जानकारी भी पाकिस्तान को भेज चुका था। खुफिया जानकारी देने के बदले इसे आईएसआई से पैसे मिलते थे। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ से इसको एक्टिवेट किया गया था कि भाई आर्मी की मूवमेंट बारे, आर्मी की पोस्ट बारे या जो अपनी एयरफोर्स है उसकी मूवमेंट बारे इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो इसके मोबाइल को चेक करने से ही पता चला है कि ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहा था, वीडियो बना के भी भेज रहा था, फोटोज़ भी भेज रहा था। तो उस दौरान ये पूरा एक्टिव पाया गया। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि तकरीबन 20 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये टच में था। गगनदीप सिंह नाम का ये जासूस पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी गोपाल सिंह चावला और आईएसआई के संपर्क में था। बताया जा रहा है बीते 5 साल से गगन आतंकी गोपाल चावला के संपर्क में था। इसके पास से पुलिस को 2 फोन मिले हैं। जांच से मालूम चला है कि इसके खातों में दूसरे देशों से भी पैसे आए हैं। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को दर्द देने वाली अगली कहानी पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। महज 3 दिन के बाद मोदी देश को ऐसा तोहफा देने वाले हैं जिसका इंतजार सालों से हो रहा है। पीएम 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का एक टीजर लॉन्च किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि महज 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री चिनाब नदी पर बने 359 मीटर की ऊंचाई वाले इस रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। मोदी उस दिन कटरा के श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही श्रीनगर रेल मार्ग के जरिए पूरे हिंदुस्तान से सीधे जुड़ जाएगा। पहले इस पुल के उद्घाटन का कार्यक्रम 19 अप्रैल को तय किया गया था, लेकिन किसी कारण से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बाद में पहलगाम हमला हो गया और इसका उद्घाटन टल गया था। माना जा रहा है इस पुल की वजह से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने इसी पुल के उद्घाटन से पहले जानबूझकर 2 नेशन थ्योरी का बयान दिया था। पाकिस्तान को लगता है कि श्रीनगर से सीधा रेल मार्ग से जुड़ने का मतलब है कश्मीर का हिंदुस्तान से सीधा कनेक्शन। चिनाब का ये ब्रिज पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले लोगों के लिए भी एक सबक है, संदेश है। हिंदुस्तान के कश्मीर में कैसे विकास की बयार बह रही है और जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है वो कैसे आज भी आतंक की मार झेल रहा है। चिनाब का ये पुल 1315 मीटर लंबा है। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों की गोद में बनकर तैयार है विज्ञान का एक अनोखा अजूबा, और ये अजूबा है
दी चिनाब ब्रिज, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये वो ब्रिज है जो कि कनेक्टिविटी प्रदान करेगा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जो कि हर एक भारतवासी का सपना है। और इस सपने में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो इसी चिनाब ब्रिज के जरिए जो है वो हमें मिलने वाला है। अगर इस ब्रिज की खासियत की हम बात करें तो 1315 मीटर के करीब का ये लंबा जो है वो ब्रिज है और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 359 मीटर है, यानी कि कुतुब मीनार से 4 गुना ऊंचा। और इसके अलावा एफिल टावर से भी तकरीबन 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज जो है वो अब बनकर के तैयार है। जिस दिन वंदे भारत ट्रेन कश्मीर तक पहुंचेगी तो यकीनन वो तस्वीरें पाकिस्तान की धड़कन और बढ़ाने वाली होंगी। अब बात पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के शहरों से अराजकता की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं अपराधी घर में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं तो कहीं कैदी जेल तोड़कर फरार हो जा रहे हैं। देखिए। तस्वीर नंबर 1, इस्लामाबाद में दिन दहाड़े टिकटॉकर की हत्या। तस्वीर नंबर 2, कराची में जेल तोड़कर भागते कैदी। पाकिस्तान के 2 शहरों से सामने आई ये तस्वीरें फौज की निगहबानी में पल रहे मुल्क के हालात की गवाही दे रही हैं, जहां शहर शहर अपराधी खुलेआम आतंक का तांडव मचाने लगे हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की, जहां सना यूसुफ नाम की 17 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई। सोमवार को पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना मलिक का 17वां जन्मदिन था। इसी दौरान इस्लामाबाद के G13 इलाके में एक अज्ञात हमलावर सना के घर में घुसा और उसे गोली मारकर फरार हो गया। सना यूसुफ पाकिस्तान की तेजी से मशहूर होती सोशल मीडिया स्टार थी, जिसके इंस्टाग्राम पर 5 लाख और टिकटॉक पर 7,25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सना की हत्या के पीछे ऑनर किलिंग का शक जताया जा रहा है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान की कई महिलाएं कट्टरपंथियों के निशाने पर आकर जान गंवा चुकी है। सना यूसुफ से पहले जनवरी में क्वेटा की 15 साल की हीरा अनवर नाम की लड़की को टिकटॉक वीडियोस के चलते उसके घर वालों ने ही मार डाला था। इसी तरह 2016 में मुल्तान में चर्चित पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की उसके भाई ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में शहर शहर बढ़ते आतंक की एक और तस्वीर कराची से सामने आई, जहां की मलिर जेल में सोमवार की रात तब बवाल मच गया जब वहां बंद 216 कैदी जेल से फरार हो गए। जेल ब्रेक की खबर मिलते ही कराची पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जेल से भागे कैदियों को पकड़ने के लिए पाकिस्तानी पुलिस पूरी रात भागती नजर आई। 7 लोग पहुंचे, जो हाथ लगते हैं उठाओ। डीआईबी वाले भेजो, ये डीआईबी के नूर को बता कोई एक आध एरिया वहाँ पे बंदे लेके जाए, जितने मिलते हैं हाथ लगते हैं। फरार हुए कैदियों को पकड़ने के लिए पूरे कराची में पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी, जिसके बाद पाकिस्तानी पुलिस 80 कैदियों को दोबारा पकड़ने में कामयाब हो गई। हालांकि अब भी मलिर जेल से भागे 135 कैदी फरार हैं, लेकिन कराची पुलिस ने जेल ब्रेक की खबर को गलत बताते हुए दावा किया है कि सोमवार को आए भूकंप के दौरान बैरकों से बाहर लाते वक्त मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से भाग गए थे। आपको यूपी लेकर चलते हैं। तिल का ताड़ बनाने वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी। यूपी के नोएडा में ऐसा ही हुआ है, जहां सोशल मीडिया पर हुआ एक मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि 2 युवक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। नोएडा में युवकों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट की इन तस्वीरों में जिनकी पिटाई हो रही है और जो लोग इन्हें पीट रहे हैं वो सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों पक्षों में सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक गुट ने काले कपड़ों में दिख रहे सौरभ और सुमित नाम के 2 युवकों को ईंट पत्थरों से बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। जब दोनों युवकों को बुरी तरह पीटने के बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने खून से लथपथ पीड़ितों को गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। इस हमले में बुरी तरह घायल युवकों का इलाज चल रहा है। नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कानून व्यवस्था का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में अगर खुलेआम इस तरह की स्थिति पनपेगी तो यकीनन ये उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। उम्मीद यही कि सड़क पर ये जो खून का तांडव लोग मचा रहे थे उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई तत्काल नोएडा पुलिस की ओर से की जाएगी। और अब आज का जनहित मंत्र। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। बशीर बद्र की ये लाइनें हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।